Hello everyone and welcome back to another video by NEET UG Online, and in this particular video we are going to talk about the chapter number 2 of class 11th and hope you guys find it useful and meaningful in terms of NEET. So without wasting any time, let's get started. Chapter number 2, that is biological classification. तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं. इस चैप्टर में हमें क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ना, नहीं, हमें ये पढ़ना है कि ऑलरेडी जो क्लासिफिकेशन हो चुका है वो कैसे हुआ है और उसमें क्या क्या पार्ट्स या क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं और क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज बनी हैं, इन सब चीजों को देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें अगर हम बात करें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने अटेम्प्ट करा, तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल को, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी. तो जो ये फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, इसने क्या करा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बेस्ड इसने कहा कि भाई ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरीज हो सकती हैं, आइदर दैट ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट या फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एनिमल होगा. ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो उसकी तीन कैटेगरीज बनाई एरिस्टोटल ने. उसने कहा कि या तो वो हर्ब्स होगा, हर्ब्स में बिलोंग करेगा, या फिर वो श्रब्स में बिलोंग करेगा, या फिर वो ट्रीज में बिलोंग करेगा. अब एनिमल्स में उसने कहा कि या तो एनिमल रेड ब्लड वाले होंगे या फिर वो होंगे विदाउट रेड ब्लड. तो ये दो कैटेगरीज उसने बनाई. हालांकि इसमें कोई साइंटिफिक उसने कैरेक्टर इंक्लूड नहीं करा, साइंटिफिक कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करी. उसने क्या रखा, सिंपल मॉर्फोलॉजी, मतलब कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बाहर से देखने पे उसको जो नजर आया उसने उसके बेसिस पे कैटेगरीज बना दी. ठीक है, और अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलने लगा कि भाई मैं हूं जिसने ये सब कैटेगरीज बनाई है, या तो कोई भी प्लांट ये हो सकता है या कोई प्लांट ये हो सकता है, लाइक दिस. फिर उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में एक और नाम पढ़ते हैं एरिस्टोटल की बात, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने में कोई फायदा ही नहीं है, राइट. तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लीनियस के बारे में. लीनियस नाम का जो एक साइंटिस्ट था, उस टाइम पर हमें पता लगता है कि एक्चुअली में दो किंगडम का क्लासिफिकेशन था. कितने किंगडम? दो. कौन कौन से किंगडम होंगे? ऑब्वियसली प्लांट और एनिमल. उस टाइम पर वायरसेस नाम तो था ही नहीं, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो इसमें यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा नॉन यूनिसेलुलर है, कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन सा फोटोसिंथेटिक नहीं है, इन सब चीजों को बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी. ठीक है, अगेन ये किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था. और यहाँ पे हमने फंगस, प्लांट्स, जो हमारा फंगस था, जो हमारा प्लांट था, और उससे रिलेटेड जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे लाइक साइनोबैक्टीरिया, इन सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया. एनिमल्स में भी कुछ ऐसा ही करा, हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई और उन सब में भी, एनिमल्स में भी हमने देखा कि एनिमल्स में भी बहुत वैरायटी ऑफ जो एक साथ बिलोंग नहीं करते उनको हमने एक ग्रुप में रख रखा है. किसने करा ऐसा? लीनियस के टाइम पे ऐसा चल रहा था, लीनियस ने अपनी बुक में ऐसा कर रखा था. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई जैसे जैसे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, जैसे जैसे हमारा साइंस प्रोग्रेस करा, हमें पता लगा दरअसल सेल स्ट्रक्चर भी नाम का कुछ चीज होता है. हमें पता लगा मॉर्फोलॉजी भी कुछ चीज होती है. हमें पता लगा भाई एनाटॉमी भी कुछ चीज होती है. ओके, फिर हमें पता लगा एक्चुअली में इवोल्यूशन भी कुछ होता है. तो इवोल्यूशन में जो आसपास आ रहे हैं उनको साथ साथ रखना चाहिए. अच्छा जी, फिर हमने कहा न्यूट्रिशन, कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है ये भी एक बहुत बड़ी बात है. उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. अच्छा, फिर हमने कहा कि उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देख लें, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, और अगर मल्टीसेलुलर है तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, क्या उसके पास ऑर्गन्स हैं,
या उसके पास ऑर्गन्स तो हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स हैं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, द काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स थे उसके बेसिस पे हमने डिवीजन स्टार्ट कर दिया। क्या करा, उसके बेसिस पे हमने डिवीजन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि इसके बाद, क्योंकि ये लीनियस का क्लासिफिकेशन जो था वो मोर और लेस आउटडेटेड था, तो ये क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आउटडेटेड था, बहुत ज्यादा अप टू द मैच या फिर अप टू द मार्क हमारे पास नहीं आ रहा था। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश में एक साइंटिस्ट आया एंड हिज नेम वाज R.H. विटैकर, WATT एक्चुअली, विटैकर। नाउ R.H. विटैकर 1969 में इन्होंने कहा कि भाई मैं एक क्लासिफिकेशन प्रपोज कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कोई भी, जैसे आप ऑर्गेनिजम्स ले लो, तो धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ, 5 कैटेगरीज। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं भाई मैं सबको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहली कैटेगरी होगी मोनेरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई प्रोटिस्टा नाम की एक और कैटेगरी है। फिर उसके बाद एक आती है फंजाई, देन प्लांटे, ये प्लांटे किंगडम प्लांट किंगडम ही होता है। ओके, फिर आता है एनिमेलिया, एनिमेलिया मीन्स एनिमल किंगडम। ओके, तो इन्होंने कहा ये 5 किंगडम्स हैं जिसमें मैंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा। ठीक है, 5 किंगडम्स में भाई कर दिया, लेकिन किस बेसिस पे करा? क्योंकि अभी हमारे पास, अभी हमने सिर्फ सिस्टम्स को रिजेक्ट करा, लीनियस के क्योंकि हमें ये सब चीजें चाहिए थी। तो तुम्हारा क्या सिस्टम है, तुमने किस बेसिस पे करा, राइट? तो ही सेड दैट एक्चुअली आई हैव यूज्ड सेल स्ट्रक्चर। उसने सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा था। उसने कहा कि मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखा। और जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं तो एक्चुअली वी आर इंक्लूडिंग द मॉर्फोलॉजी एंड द एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ही इंक्लूड कर ली। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने कहा कि भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मैंने ध्यान में रखा है। ओके, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी ध्यान में रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक्चुअली में फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी ध्यान रखे हैं, जेनेटिक, GENE, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस या रिलेशनशिप्स भी को उनको ध्यान में रखा है। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या होती है? देखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वो होती है जो हमारी इवोल्यूशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि इवोल्यूशन में अगर हम कहें कि मैन यानी कि आज का आदमी घोड़े से ज्यादा रिलेटेड है या चिंपैंजी से या गोरिल्ला से ज्यादा रिलेटेड है? चिंपैंजी या गोरिल्ला, कोई सा भी एक ले लेते हैं, लेट्स से चिंपैंजी। तो चिंपैंजी से ज्यादा रिलेटेड है या घोड़े से ज्यादा रिलेटेड है? बताओ भाई, घोड़े से ज्यादा रिलेटेड है चिंपैंजी से? चिंपैंजी, राइट? सो चिंपैंजी से ज्यादा रिलेटेड है, तो इसका मतलब चिंपैंजी और ह्यूमन कहीं ना कहीं पे एक ही कैटेगरी में आने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैंने उस चीज को भी ध्यान में रखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखे थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो खाना ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशन में उनका रिलेशन, कौन सी चीज कैसे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जो ये सारे के सारे क्या है, कैटेगरीज जो ये हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? किंगडम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम्स बोलते हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ओके, 5 किंगडम। इसीलिए हम बोलते हैं कि R.H. विटैकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटैकर ने। ओके, अब ये जो मोनेरा है, इसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई मैं यूनिसेलुलर रखूंगा सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आ गए। ओके,
सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसमें आ गए, प्रोटिस्टा में। ओके, और बाकी सारे फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सबके सब मल्टी सेलुलर थे। क्या थे ये? मल्टी सेलुलर एंड इंपॉर्टेंटली यूकैरियोटिक, सबके सब यूकैरियोटिक। ठीक है, सबके सब क्या थे? यूकैरियोटिक थे। तो यूकैरियोटिक थे और सबके सब मल्टी सेलुलर थे। बाकी दोनों किंगडम्स यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, दे आर यूनिसेलुलर। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, बाकी दोनों मल्टी सेलुलर। ओके, सो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा एंड यू गॉट टू नो समथिंग, और आपको कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन टेक्स्ट अस ऑनलाइन ऑल्सो ऑन आवर टेलीग्राम और ऑन द व्हाट्सएप चैनल दैट वी हैव, एंड टिल देन टेक केयर।